यह कहानी रामगढ़ नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां विजय नाम का एक गरीब किसान रहता था। विजय के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी कविता और एक बेटा अरुण था, जिसके साथ वह बहुत खुशी खुशी रहता था। विजय के पास गांव में अपनी एक जमीन भी थी, जहां पर खेती करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। परंतु अब उसकी वह जमीन पहले की तरह उपजाऊ नहीं रही। धीरे धीरे उसकी जमीन से फसल की पैदावार भी कम होने लगी थी। एक दिन इसी चिंता में वह अपने जमीन के पास बैठा होता है और कमाने का कोई और जरिया सोचने लगता है। दिन प्रतिदिन मेरे इस जीवन से उगने वाली फसल कम होती जा रही है। लगता है मुझे अब कोई दूसरी जमीन लेकर काम करना होगा या तो कोई और जरिया ढूंढना होगा कमाने का। पर अब मैं इस जमीन के भरोसे नहीं रह सकता हूँ। चलो एक बार चल के कविता से राय लेकर देखता हूँ, वह क्या कहती है इस बारे में। विजय तुरंत खेत से अपने घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचकर वह सबसे पहले अपनी पत्नी कविता को आवाज लगाता है। अरे सुनती हो भाग्यवान, कविता कविता जरा यहाँ आना, तो तुमसे एक जरूरी बात करनी है। विजय की आवाज सुनकर कविता वहां आ जाती है। बोलिए, आपने मुझे क्यों बुलाया है? क्या कोई काम था क्या आपको? हाँ कविता, मुझे तुमसे एक जरूरी विषय पर बात करनी है और तुम्हारी राय जाननी है। हाँ बोलिए, क्या बात है जी? कविता, तुम तो जानती हो हमारी जमीन अब पहले की तरह इतनी उपजाऊ नहीं रही, और अगर मैं ज्यादा खाद वगैरह डालने की कोशिश करूंगा तो कहीं उसकी मिट्टी और खराब ना हो जाए। इसलिए सोच रहा हूँ कि कुछ समय के लिए उस जमीन पर खेती करना छोड़ दूं। हर साल थोड़ी थोड़ी खाद उसमें डालता रहूंगा, जिससे कुछ सालों बाद वह पहले की तरह उपजाऊ हो जाएगी। फिर उसमें खेती करना शुरू कर दूंगा। हाँ, यह ठीक रहेगा। इससे आपकी जमीन भी सही रहेगी और उसमें उगने वाली फसल भी। हाँ, पर तब तक मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास दूसरी तो कोई जमीन नहीं है। तो घर का खर्च लाने और अरुण की पढ़ाई के लिए कहाँ से पैसे जुटा पाऊंगा। आप एक काम क्यों नहीं करते? एक बार जाकर गांव के जमींदार धर्मदास काका से मिल लीजिए। वो तो बहुत अच्छे और नेक दिल है, वो आपकी जरूर कोई मदद करेंगे। हाँ कविता, यह ठीक रहेगा, क्योंकि काका अगर कोई नया काम भी करने बोलेंगे तो वो उसमें भी मेरी मदद कर देंगे। ठीक है कविता, मैं तो कल सुबह सुबह ही काका से मिलने उनके घर चला जाऊंगा। अगली सुबह विजय जमींदार से मिलने उनके घर के लिए चल पड़ता है। जमींदार के घर के बाहर पहुंचकर वह आवाज लगाता है। क्या आप घर पर हो? विजय की आवाज सुनकर जमींदार बाहर आता है। अरे आओ विजय बेटा, बोलो क्या हुआ, कुछ काम था क्या? हाँ काका, आपकी एक मदद चाहिए थी। हाँ बोलो ना बेटा, मैं किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। विजय फटाफट से जमींदार को अपने खेत की हालत बता देता है। तो इसमें परेशान क्या होना है बेटा? काका, मेरे पास एक ही जमीन है जिस पर खेती कर मैं अपने घर का खर्च चलाता हूँ, और मैंने आज तक खेती के अलावा कोई दूसरा काम भी नहीं किया है। तो अब यही नहीं समझ रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। बेटा, खेती के अलावा दूसरा काम क्यों करना? तुम ये काम करो, मेरे पास गांव के बाहर एक जमीन है, तुम उस पर खेती कर लो। काका, पर इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा। नहीं बेटा, कोई नुकसान नहीं होगा। इसी बहाने तुम मेरी जमीन की देखरेख भी करोगे, क्योंकि अब तो मेरी उम्र भी हो गई है और मेरा बेटा भी शहर में रहता है। तो इससे तुम्हारा भी भला हो जाएगा और मेरी भी थोड़ी जिम्मेदारी कम हो जाएगी। ठीक है काका, अगर ऐसी बात है तो मैं कल से ही उस जमीन पर काम करने चला जाऊंगा। विजय जमींदार को धन्यवाद कहकर वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है और कविता को सारी बात बता देता है।
ये तो बहुत अच्छा है, यानी आपकी सारी चिंता ही खत्म हो गई। हाँ कविता, अब मैं काका के खेत पर बहुत मेहनत करूँगा और कोशिश करूँगा कि 1-2 और खेत खरीद लूँ, क्योंकि भविष्य में ऐसी समस्या आए तो उसके लिए हम तैयार रहें। अगली सुबह विजय खेत पर जाने से पहले कविता से कहता है, कविता जरा सुनो तो, यहाँ आना तो एक बार। बोलिए, आपने बुलाया क्या मुझे? हाँ कविता सुनो, काका का खेत गांव के बाहर है, तो मुझे शाम को घर लौटने में थोड़ी देर भी हो सकती है, तो अगर मुझे देर हो जाए तो तुम और अरुण खाना खा के सो जाना। ठीक है, पर आप अपना ध्यान रखना और 1 मिनट रुकना, मैं आपके खाने का डिब्बा लेकर आती हूँ। वहाँ भूख लगे तो खा लेना। फिर विजय खाना लेकर गांव के बाहर वाली जमीन पर काम करने चल पड़ता है। कुछ समय बाद वह खेत पर पहुंच जाता है और कुदाल उठाकर काम करना शुरू कर देता है। तभी पीछे से एक सांप आकर उसे काट लेता है। सांप के काटने के बाद विजय चक्कर खाकर वहीं गिर जाता है। उधर घर पर कविता विजय का इंतजार करती रहती है और अरुण पूछता है, क्या हुआ माँ, पिताजी अब तक क्यों नहीं आए? अभी तो बहुत देर हो गई है। हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी आज काम करने धर्मदास काका के गांव के बाहर वाली जमीन पर गए हैं। उन्होंने बोला भी था कि उन्हें आते आते देर हो जाएगी, पर अब कुछ ज्यादा ही समय हो गया है। माँ, आप क्यों फिक्र कर रही हो? उन्होंने जब बोला था कि देर हो सकती है तो कुछ सोचकर ही कहा होगा। आप जाकर सो जाइए। अगली सुबह जब विजय अब तक नहीं लौटता तो कविता परेशान होकर धर्मदास काका के यहाँ घर पर जाती है और सब बताती है। काका तुरंत अपने सेवक नरेश को भेजते हैं। नरेश खेत पर पहुंचता है और देखता है कि विजय बेहोश पड़ा है और उसका शरीर नीला पड़ चुका है। यह तो सांप के काटने जैसा लग रहा है। मुझे जल्दी से काका को बताना होगा। धर्मदास काका सब सुनते ही वेद को बुलाने भेजते हैं और खुद कविता के साथ खेत की ओर निकल जाते हैं। वेद आते हैं और कहते हैं, विजय की हालत बहुत गंभीर है। जहर शरीर में फैल चुका है। वह प्रगाढ़ बेहोशी में चला गया है। मैंने औषधि दे दी है, पर अब दुआ और दवाई काम आ सकते हैं। कुछ लोग विजय को घर लाते हैं। धर्मदास काका हर महीने खर्च भेजने की बात कहते हैं। कविता चिंता में होती है कि अब क्या होगा। अरुण कहता है, माँ, अब मैं खेत पर काम करूँगा। कविता भावुक होकर जवाब देती है, नहीं बेटा, तुम्हें पढ़ाई करनी है, मैं सब संभालूंगी। अगले दिन कविता धर्मदास काका से खेत पर काम करने की अनुमति मांगती है। काका उसे गांव के अंदर वाली जमीन दे देते हैं ताकि वह खेत और घर दोनों संभाल सके। कविता दिन में खेत और शाम को घरों में काम करके पैसा कमाती है। धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगती है। फसल अच्छी होती है। अरुण की पढ़ाई भी चलती रहती है। एक दिन अचानक विजय को होश आ जाता है। कविता बहुत खुश होती है। विजय, तुम्हें होश आ गया है? तुम ठीक हो गए हो क्या? कविता, तुमने और अरुण ने बहुत सहा होगा मेरे बेहोश होने के बाद में। नहीं विजय, तुम हमारी ताकत हो। मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। विजय पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है और कविता के साथ मिलकर फिर से मेहनत करने लगता है। अरुण पढ़ाई पूरी कर एक अफसर बन जाता है। माँ, पिताजी, मैं आज जो कुछ भी हूँ वो आप दोनों की मेहनत का फल है। नहीं नहीं बेटा, यह सब तुम्हारी माँ का बलिदान है। गांव वाले आज भी इस परिवार की मिसाल देते हैं और कहते हैं, एक माँ का त्याग परिवार को संजो सकता है। दोस्तों, कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये मेरे चैनल की पहली कहानी है और मैं आगे और भी आपको ऐसी दिलचस्प कहानियाँ और मोटिवेशनल कहानियाँ सुनाती रहूँगी। धन्यवाद।